गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, बिकॉज आज मैं तुमको रास्ता बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 पावरफुल टिप्स फॉर लर्निंग थ्योरी। 10 पावरफुल टिप्स और पूरा मैं एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा। इतनी मेहनत मैंने अभी तक किसी भी ये लर्निंग सीरीज में जितने भी वीडियोस में तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मैसेजेस शेयर कर रहा हूँ, इतना मेहनत मैंने किसी भी वीडियो में नहीं किया जितना आज के इस मैसेज में करने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को पूरे नोट्स दिखाऊंगा। ध्यान से एक बार देखो, ये 6 पेजेस के मेरे नोट्स हैं कि किस तरह से व्हाट आर द 10 पावरफुल टिप्स फॉर लर्निंग थ्योरी। पूरा एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से मैंने इलस्ट्रेट किया। कल ही मैंने पढ़ाया था, बताया था तुम लोगों को कि व्हाट इज द सीक्रेट फॉर लर्निंग थ्योरी, एंड दैट सीक्रेट इज लर्न विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हाँ, मेरे को लिखना है। आपको कोई और टिप्स एंड देखो, ये सारे टिप्स वगैरह बेकार होंगे अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे। Whenever you sit to learn, you have to take this responsibility कि यार मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरे को एग्जाम में लिखना है। कल मतलब कभी भी जाके एग्जाम में लिखना है। अगर वो जिम्मेदारी का एटीट्यूड नहीं है, वो शार्पनेस नहीं है, तो कोई भी टिप हेल्प नहीं कर पाएगा। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ये पहले से याद रखना कि कल वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर रहना चाहिए कि व्हेन यू आर लर्निंग फॉर एग्जाम, तुमको वापस से लिखने का एक जिम्मेदारी है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट विद द 10 पावरफुल टिप्स। ये 10 टिप्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिप नंबर 8, 9, 10, पर वो मैं बाद में, पहले आपको ये टिप 1 एक एक करके लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे एग्जाम्पल्स के साथ मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टिप होता है एक्टिव एंगेजमेंट। जब भी आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या इवन इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हो, उसको साइड ट्रीटमेंट मत दो कि हाँ इसको ऐसे देख लेंगे हो जाएगा, तब वो कभी नहीं होगा। यू हैव टू एक्टिवली एंगेज विथ इट। तुम चाहे कॉस्टिंग का थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे तुम लॉ ऑडिट EISM पढ़ रहे हो, चाहे तुम टैक्स के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हो, FM में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, कुछ भी थ्योरेटिकल पोर्शन तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। इवन फाइनल इंटर में भर भर के हर चीज में थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। कुछ भी थ्योरेटिकल पोर्शन जब तुम पढ़ रहे होते हो तो यू हैव टू एक्टिवली एंगेज विथ इट। उसको इज्जत दो कि नहीं यार ये मेरे को याद करना है प्रॉपर, मेरे को एग्जाम में लिखना है। जब तक वो एक्टिव एंगेजमेंट नहीं होगा, याद नहीं हो पाएगा। एक्टिव एंगेजमेंट मतलब एक तो अपना एटीट्यूड ठीक करो कि नहीं, आई हैव टू गिव इट इंपॉर्टेंस, ये आएगा एग्जाम में। बॉडी लैंग्वेज शार्प रहेगी, फोकस कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेज हो जाएगा और उससे याद रखने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो द फर्स्ट टिप इज एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्लेन रीडिंग। प्लेन रीडिंग से कोई हेल्प नहीं होगा, वो क्लासरूम में हो चुका है। एक बार आपने वो सब्जेक्ट का क्लासेस कर लिया, मतलब जो भी ट्यूशन करना था कर लिया, या सेल्फ स्टडी का एक फेज होता है वो बीत गया, तो रीडिंग वाला पार्ट इज ओवर। रीडिंग का पर्पस होता है टू गेट अक्वेंटेड विद द टॉपिक। यू आर ऑलरेडी अक्वेंटेड विद द टॉपिक नाउ द एटीट्यूड शुड बी लर्निंग। कब तक रीडिंग 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 करते रहेंगे, ठीक है, कभी तो लर्निंग पे आएंगे ना। तो एटीट्यूड को अपना ठीक करो, कम टू लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्लेन रीडिंग। दैट्स द टिप नंबर 1। सेकेंड टिप होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स मतलब होता है ना, आप कुछ छोटा सा एब्रीविएशन वगैरह बना लो जो आपको याद करने में हेल्प करे। एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो तुम लोग सब समझ पाओगे। तुम चाहे फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल के हो, चाहे इंटर के हो, तुमको सबको समझ में आएगा। देयर इज एन अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सेक्शन नंबर 52 होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें अपना लॉ में एक सेक्शन होता है 52 कि कोई भी कंपनी अगर अपना शेयर डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करती है तो जो प्रीमियम अमाउंट है दैट गोज इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड दिस पर्टिकुलर रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट्स अ कमिटेड रिजर्व। इट कैन बी यूज ओनली फॉर 5 पर्पसेस। अब वो 5 पर्पसेस को याद करने के लिए जो निमोनिक मैं बनाता हूं वो है BBC पॉप, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं ये निमोनिक हमेशा क्लास में देता हूं। BBC पॉप, B से बोनस शेयर्स, फिर B से बायबैक, फिर C से कमीशन, फिर पॉप, P से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर P से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स। तो BBC पॉप आराम से ये 5 याद हो जाते हैं। क्यों? देखो निमोनिक से फायदा क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। अक्सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम लोग जब बहुत कॉन्सेंट्रेशन और दिमाग लगा के याद करते हैं तो हम लोगों को उसका 75% पॉइंट्स याद हो जाता है। मतलब 5 में से 3 या 4 तो हर स्टूडेंट को याद रह जाएगा। निमोनिक हेल्प करता है टू रिमेंबर द 100% ऑफ द टॉपिक, ऑल द 5 पॉइंट्स। ये निमोनिक का फायदा है। एक साधारण तौर पे एक स्टूडेंट जिसने मेहनत की है उसको 5 में से 3-4 तो अवश्य याद रहेंगे, लेकिन अगर उसको 5 याद रखना है तो निमोनिक हेल्प करता है। BBC पॉप वो कुछ भी भूलेगा नहीं, जो भूलेगा उसको हिंट मिल जाएगा। बोनस, बायबैक, कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीमियम तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये है निमोनिक्स का काम।
निमोनिक्स की भी एक लिमिट होती है। वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं तुमको बता देता हूँ, कोई भी सिंगल टिप आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जो अर्जुन, आपने सुना होगा महाभारत में अर्जुन थे, वो युद्ध पे जाते थे तो उनके पास कोई एक तरह का अस्त्र नहीं था, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रह्मास्त्र। तो हर जगह हर एक चीज इस्तेमाल नहीं हो सकती, अलग अलग जगह अलग अलग चीज इस्तेमाल होता है। लाइकवाइज 10 पावरफुल टिप्स है, तो आप ये नहीं कर पाओगे कि हर टिप को हर जगह लगा दो। आपके पास पूरा मतलब एक आर्सेनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं ये काम आएगा कहीं वो काम आएगा, ठीक है। तो तुम सोचोगे कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट कोई एक निमोनिक्स की लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दें तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इतने निमोनिक्स हो जाएंगे कि तुमको फिर निमोनिक भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप सेलेक्टिवली यूज कर सकते हो, आप हर जगह निमोनिक्स को भी यूज नहीं कर पाओगे, वरना अति ज्यादा निमोनिक होने से क्या है, यू विल फॉरगेट दैट ऑल्सो। दैट वाज टिप 2। टिप नंबर 3, हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं फैक्ट्रीज एक्ट में एक ऑक्यूपायर का डेफिनेशन होता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। फैक्ट्रीज एक्ट सीएस में और सीएमए में आता है, तो मैं उनको एक डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। तुम नोट करो, यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के हाईलाइटर्स यूज किए हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, और अंडरलाइन भी किया है। इसको कहते हैं सेलेक्टिव हाईलाइटिंग या सेलेक्टिव अंडरलाइनिंग। जब भी आप हाईलाइट या अंडरलाइन करते हो तो उसका पर्पस क्या होता है, दैट इन अ बिग पैराग्राफ इन अ थियरी थिंग you can immediately focus on the important words and phrases and sentences. यही पर्पस होता है। Why do you highlight or underline? Because sir we have to focus on important words, phrases और sentences. यही पर्पस है। अब इसमें 2-3 खास बातें। पहला, सिर्फ एक तरह का चीज मत यूज करो कि सर मैंने एक हाईलाइटर उठा लिया, हर बार मैं हाईलाइट कर रहा हूं। नो, मैंने 4 तरह की चीजें यूज की हैं, आप गौर करो। मैंने अंडरलाइन का इस्तेमाल किया है, मैंने ब्लू हाइलाइटर का इस्तेमाल किया, मैंने ग्रीन हाइलाइटर का इस्तेमाल किया, मैंने रेड हाइलाइटर का इस्तेमाल किया, 4 चीजें। उससे क्या होता है, वैरायटी आ जाता है। अगेन अगर आप बहुत ज्यादा एक ही कलर का हाइलाइटर यूज कर रहे हो या सिर्फ आप अंडरलाइनिंग कर रहे हो तो उसमें भी मोनोटोनी हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, वो फिर वो हाईलाइट का ही पर्पस नहीं रहेगा। इसीलिए वैरायटी बनाओ, ठीक है, कि यू मे हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइलाइटर्स एंड यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो। अंडरलाइनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड टूल, यू अंडरलाइन दैट, ठीक है। यहां पर एक प्रिकॉशन है कि बहुत ज्यादा हाईलाइट इनलाइन मत करना, मतलब ये मत करो कि सब कुछ इनलाइन कर दो। अब जैसे तुम देखो इधर, मैंने ये पोर्शन को तो अनलाइन हाईलाइट किया पर यहां पे नहीं किया। अरे सब कुछ को अगर हम अनलाइन हाईलाइट कर देंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ। अगर हम हर वर्ड को ऐसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पेन उठा के चलाया और पूरा ऐसे एक एक करके अनलाइन, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ कुछ ना। हाईलाइट अनलाइन का पर्पस क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान जाए। आपने तो सबको इंपॉर्टेंट बोल दिया तो इसका मतलब आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बोला। तो लिमिट में यूज करना है, ठीक है। नंबर 1, हाईलाइट ओनली द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डोंट हाईलाइट ईच एंड एवरी सेंटेंस, यूज डिफरेंट कलर हाईलाइटर्स। ये कुछ टिप्स हैं और ये देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल है कि मैं फैक्ट्री का डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। फैक्ट्री में एक ऑक्यूपायर का डेफिनेशन होता है कि हु इज द अल्टीमेट ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर नॉर्म्स फॉर द वर्कर्स, वो टॉपिक है। तो अब मैं टॉपिक अभी नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज वो सबको अपील नहीं करेगा, बोरिंग हो जाएगा, पर मतलब दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरह से हाईलाइट किया जाता है। टिप नंबर 4, टेबल्स एंड चार्ट्स, ठीक है। टेबल्स एंड चार्ट्स क्या करते हैं, पैराग्राफ बहुत बोरिंग होता है पढ़ने में, तो पैराग्राफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है बुलेट फॉर्म 1 2 3 4, और बुलेट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है टेबल एंड चार्ट। जैसे ऑडिट के अंदर एक चैप्टर होता है ऑडिट प्रोसीजर्स वाला, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब उसमें बोरोइंग्स, बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग्स होती हैं, लोन्स होती हैं, तो उसके बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। वो याद करना स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि वो सेपरेटली पूरा पैराग्राफ या बुलेट के फॉर्म में लंबा लंबा 2-3 पेज तक दिया हुआ है। उसको इस तरह से चार्ट या टेबल के फॉर्म में कंसाइज वे में डालने से वो पूरा कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तुम्हारे दिमाग को लगता है हाँ ये मेरे कंट्रोल में, ये मैं याद कर सकता हूँ, ये जो छोटा सा मेरे को टेबल दिख रहा है जिसमें डिफरेंट असर्शन और डिफरेंट प्रोसीजर, ये मैं याद कर सकता हूँ। तो तुम्हारे माइंड को सबसे पहले ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो यकीन दिलाता है ये चार्ट। तो चार्ट्स एंड टेबल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आप हर जगह हर चीज का चार्ट और टेबल नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप नहीं कर पाओगे। इट इज वन ऑफ द टूल्स। आई टोल्ड यू ना कि वो अर्जुन का एग्जाम्पल देके दिया था, भाई अलग अलग तरह के बाण थे, सिर्फ एक ही तरह के बाण से सब चीज का उपाय नहीं है, सारे असुरों को नहीं मारा जा सकता। वैसे ही अलग अलग टिप्स है, अलग अलग जगह अलग अलग टिप्स अप्लाई होता है। एक ही टिप से आप थ्रू आउट ईच एंड एवरी चीज नहीं कर सकते। अब हर चीज का तो आप नहीं बना पाओगे ना, इस तरह से टेबल चार्ट यहाँ बन गया, हर जगह नहीं बनता है। तो ये टेबल चार्ट्स, ये भी बहुत अच्छा टूल होता है याद करने के लिए। टिप नंबर 5, ये
बाय एंड लार्ज 90% जगह फॉलो किया जा सकता है बिकॉज ये तुम्हारे हाथ में है। मार्जिनल नोट्स, क्या बोला सर? मार्जिनल नोट्स। ये देखो जरा आप, ये एग्जांपल है। मैं यहां पर क्या हो रहा है कि शेयर कैपिटल के अंदर एक ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा रहा हूं, तो अंदर में वो देखो, वो पूरा प्रिंट में जो लिखा हुआ तुमको दिख ही रहा है, सारे बुलेट वाइज की ये प्रोसीजर होता है। अब क्या होता है, टू मच ऑफ अंडरलाइनिंग ऑल्सो ना बोरिंग हो जाता है कि यार अंडरलाइन क्या दिख रहा है, ध्यान जाना बंद हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको बाहर लिख लीजिए मार्जिन में। ये लेफ्ट साइड वाला जो जगह है इसको हम लोग मार्जिनल स्पेस बोलते हैं। जैसे तुम देख नहीं रहे हो मेरे यहाँ पे ये लेफ्ट में मैंने जगह छोड़ रखा है टेबल में लिखने के लिए, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन में जो हाथ से नोट्स लिखते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल नोट्स, ठीक है। तो ये मार्जिनल नोट्स है, देखो इधर ये रहा, उधर ऑडिट प्रोसीजर का प्रिंटेड लिस्ट, और मैंने क्या किया, बगल में हाथ से लिख दिया सारा रेड कलर में ये पॉइंट्स। तो ये रेड कलर से जो हाथ से मैंने लिखा है इसको कहते हैं मार्जिनल नोट्स। क्योंकि बार बार अंडरलाइन हाईलाइट वो भी फिर बोरिंग हो जाता है, माइंड वहां देखना बंद कर देता है। हमारा माइंड जो है ना बड़ा मतलब शॉर्ट साइटेड हो गया है, खाली मतलब अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है। तो अति ज्यादा अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग वो भी एक लेवल के बाद माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। तो आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आपने बगल में से छोटा छोटा लिख लिया। अच्छा, दिस इज ऑल्सो यूजफुल at many places in theory you will find कि बुलेट्स नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में तो क्या, तो अंदर में बुलेट ही था, पर सपोज बुलेट्स नहीं है, पैराग्राफ 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 है, तो वहां पर तो सर मार्जिनल नोट्स एकदम बेस्ट होता है कि आपके पास बड़े बड़े पैराग्राफ्स डाले हुए थ्योरी में, और पैराग्राफ का अगर एक समरी, एक मेन चीज अगर तुरंत लेफ्ट साइड में बाहर लिखा हुआ है तो उससे पहले से ही पता चल जाता है कि ओके दिस पैराग्राफ इज अबाउट दिस थिंग। तो योर माइंड गेट्स वेरी एक्टिव और वो पैराग्राफ को इजीली अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रिहेंड करके याद करने की कोशिश करता है। तो जहां पर पैराग्राफ वाला थ्योरी होता है ना, वहां तो इस तरह के मार्जिनल नोट्स एकदम बेस्ट होते हैं, ठीक है। मैगजीन्स में भी होता है, तुम बहुत सारी मैगजीन्स उठाओ, मैगजीन्स में तुम देखोगे पैराग्राफ के बाजू में मार्जिनल नोट्स लिखा हुआ रहता है। हेल्प करता है यूजर को, रीडर को समझने में कि अंदर क्या लिखा होगा, शॉर्ट में समझ में पहले ही आ गया। टिप नंबर 6, डायग्राम्स। कई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, कई ऐसे प्रोसीजर होते हैं ऑडिट में भी, लॉ में भी, जिनको बेस्ट एक सिंगल व्यू में हम डायग्राम से समझ पाएंगे। जैसे आप यहां देखो, ये टिप नंबर 6 है मेरा डायग्राम्स। मैं इसमें क्या हो रहा था कि आई वॉज टीचिंग अ प्रोसीजर टू द स्टूडेंट्स। एक होता है सेक्शन नंबर 66 जिसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का प्रोसीजर होता है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, ये फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, इतने दिन के अंदर ये सब करना पड़ता है, ऑल दैट, मतलब उसमें भयंकर डेटा डाला हुआ है। अब आपको बता दें कि वो प्रिंट में ना लगभग 3 पेज का प्रोसीजर है। प्रिंट में, हार्ड कोर प्रिंट में 3 पेज का प्रोसीजर है, जिसको पढ़ के समझना और याद रखना और सबको एक साथ लेके चलना इम्पॉसिबल। इतना डेटा है कि बिखरा हुआ है, मतलब देयर इज लॉट ऑफ स्मॉल पीसेस एंड नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज लाइक थ्रोन अराउंड, तो वो समेट नहीं पाएगा स्टूडेंट। डायग्राम उन सारे छोटे छोटे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ एकत्रित करके पूरा समेट के एक साथ में आपके सामने प्रेजेंट करता है। इन दिस सिंगल डायग्राम यू कैन सी द हाउ द प्रोसेस इज फ्लोइंग। आपको एरो दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पहले ये किया फिर वो किया फिर वो किया। सो यू सी द फ्लो ऑफ द प्रोसेस, स्टेप्स आपको दिख रहे हैं। येलो कलर के सर्कल्स देखो, 1 2 3 4, फिर उधर 5 6 7 ऐसे, तो आपको दिख रहा है कि ये बुलेट भी है। मतलब कई स्टूडेंट को एक डर लगता है कि सर हम डायग्राम से पढ़ लिया पर हम एग्जाम में कैसे लिखेगा। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि भाई डायग्राम बना लो। अब डायग्राम को तुम अगर तुमको डर लग रहा है कि सर हम डायग्राम अगर एग्जाम में ड्रॉ कर देगा, दोज गाइज विल नॉट गिव मी मार्क्स, तो यू कीप द डायग्राम इन योर माइंड, convert that diagram into bullet and write it down. You can see that there are 11 steps. यहाँ पे येलो सर्कल्स देखोगे ना, तो उधर लास्ट में आपको ये येलो सर्कल मिलेगा 11 नंबर स्टेप, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट डायग्राम को याद कर ले तो उसको डायग्राम देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 11 स्टेप्स है, वो उसको इजीली बुलेट्स में कन्वर्ट करके लिख आ सकता है 11 बुलेट्स में। क्या दिक्कत है? अरे होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मतलब साइकोलॉजी होती है। कुछ स्टूडेंट रियली डरते हैं कि अगर हमने डायग्राम बना दिया तो सामने वाला एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो ठीक है ना, आप मत ड्रॉ करो डायग्राम, आप डायग्राम कोई बुलेट में कन्वर्ट करके लिख दो। डायग्राम हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग इट बिकॉज दिस पर्टिकुलर डायग्राम कंटेन्स 50 इंफॉर्मेशंस, 50 इंफॉर्मेशंस अलग अलग, उनको एक पूरा समेट के ये पैकेज बना के तुमको दे रहा है। 11 स्टेप्स है इसके अंदर, 7 तो फॉर्म्स है RSC 7, फिर इसके अलावा अंदर में बहुत सारे बुलेट्स एंड सब बुलेट्स डाले हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके इसमें 50 अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, डायग्राम के बिना याद नहीं हो पाएगा। और डायग्राम में तो एक साथ में समेट के याद रख सकता हूं, मुझे फिर 3 पेज का जो गंदा थ्योरी लिखा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो डायग्राम इज अनदर इंपॉर्टेंट टूल। 6 टूल्स अभी तक डिस्कस किए तुम्हारे साथ मैंने, ठीक है। कौन कौन से एक बार दिखा देता हूं। एक्टिव एंगेजमेंट, निमोनिक्स,
highlighting, underlining, table and chart, marginal notes, diagrams. Number 7, tip number 7 is copy notes. कॉपी नोट्स का तो सर ऐसा है, जैसे मैं जब क्लासेस ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो संपूर्ण कॉपी नोट्स देता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहा है तब वो खुद कॉपी नोट्स बनाएगा। तो आप चाहे खुद बना लो, चाहे आप जिस सर मिस से पढ़े उन्होंने बना दिया, तो कॉपी नोट्स बन जाएगा। कॉपी नोट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन पर्पस। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट मैं तुमको अभी एक दिखाया, मैं फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट वो CMA-CS की टॉपिक होती है लॉ की। तो फैक्ट्रीज एक्ट इतना हार्ड लगता है एक स्टूडेंट को कि कैसे घुसे उसमें। मतलब सपोज एक स्टूडेंट सपोज मान लो आज से 6 महीने बाद या 8 महीने बाद एग्जाम देने जाएगा, और वो डर रहा है कि यार मैं फैक्ट्रीज एक्ट में बुक नहीं टच कर पा रहा हूँ, मेरा हाथ फ्रीज हो जाता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे जाए। वहां पर कॉपी नोट से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। कॉपी नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट ज्ञान सिंपल भाषा में सजा के सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। उसको पढ़ते ही पूरा हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट की रिदम में आ जाते हैं, हमको पता चल जाता है अच्छा अंदर ऐसा ऐसा होने वाला है, इजी लगने लगता है, कंफर्ट आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर हम बेखौफ होके सीधा बुक के अंदर जा सकते हैं, कोई डर नहीं, सीधा अपने बुक के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो कॉपी नोट्स आर द बेस्ट रिविजन सोर्स। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते रहते हैं कि रिविजन वीडियो डालो, मैराथन वीडियो डालो, और मैं क्लासेस में तो 1000 बार ये बोला ही हूँ कि देखिए कोई भी रिवीजन या मैराथन वीडियो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इट हार्डली कवर्स योर 5% ऑफ द सिलेबस, बिकॉज समथिंग विच आई हैव स्पोकन इन 150 आवर्स, हाउ कैन आई कंप्लीट इट इन 8 to 10 आवर्स। 150 घंटे लगे मेरे को पढ़ाने में कोई चीज़। जैसे लॉ 170 घंटा लगा, फाइनल का लॉ होगा तो वो 250 घंटा लगा। इतना लंबा टाइम जो लगा मेरे को पढ़ाने में, वो चीज़ अगर तुम मेरे को बोलोगे कि 10 घंटे में बोल डालो, मेरी वो समाई नहीं है, मतलब वो केबिलिटी नहीं है। आई विल हैव टू कट डाउन लॉट ऑफ थिंग्स, और जो मैं कट डाउन किया वही कल आ गया एग्जाम में, तो फिर तुम बोलोगे सर ये तो आप उस दिन लेक्चर में बोले नहीं थे रिवीजन में। तो मैं कब बोला कि रिवीजन वीडियो करना है? मैं तो हमेशा बोला हूं कि रिवीजन इज नॉट टू बी डन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ वीडियो, बिकॉज वीडियोस कवर हार्डली 5 to 10% ऑफ द सिलेबस, एंड दैट ऑल्सो वेरी सेलेक्टिवली। मतलब ये भी नहीं कि इंपॉर्टेंट वाला 5-10%। आप समझो कि पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, हर 2-3 साल में पेपर पैटर्न एकदम अलग तरीके का हो जाता है। हर एग्जाम का CA, CS, CM में सबका पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, और इंस्टीट्यूट का फोकस एक डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक्स पे आ जाता है। परंतु जब एक टीचर रिवीजन करा रहा है तो, या मैराथन करा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि लास्ट 10, 15, 20 सालों में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं स्कैनर वाइज, वो उन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। दे आर नोन एज पॉपुलर टॉपिक्स। तो एक तो पूरे सिलेबस का 5-10% बोला जा रहा है, और वो भी पुराना ऑब्सोलीट पॉपुलर टॉपिक्स बोला जा रहा है पुराने स्कैनर से, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो उसको अगर सुन के स्टूडेंट कल एग्जाम देने जा रहा है सेल्फ स्टडी करने के बदले, वो बर्बाद हो रहा है, वो टोटल बर्बाद कर रहा है। ही और शी विल बी शॉक्ड इन द एग्जाम हॉल कि मैं जो कल सुना रिवीजन में या मैराथन में, वो तो आया ही नहीं, वो तो कुछ आया ही नहीं। तो हजारों बार मैं बोल चुका हूं कि रिवीजन किसी वीडियो से नहीं, रिवीजन इज डन फ्रॉम कॉपी नोट्स एंड द बुक नोट्स। ऑब्वियसली बुक कंप्लीशन ले आता है, कि कॉपी नोट्स भी देखो 100% कवर नहीं कर सकता। कॉपी नोट्स हेल्प करते हैं कि आपके लिए चीज आसान हो जाए, आप याद कर सको, आप बुक में आराम से नेविगेट कर सको। तो द 7th टिप इज कॉपी नोट्स, चाहे वो टीचर कराए चाहे स्टूडेंट खुद बना रहा है, व्हाटएवर। ये मेरे पहले 7 टिप्स जो मैंने डिस्कस किए तुम्हारे साथ, ठीक है। अब लास्ट का जो 3 टिप मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 8, 9, 10। ये है टिप नंबर 8। थोड़ा सा मेरे को टाइम देना प्लीज आज की क्लास में। इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, याद करना, मेमोराइज करना, वो सेकंड स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट नहीं है ना, तो अंदर जाके आप हर चीज में अटकते रहोगे। जो पहला स्टेज होता है लर्निंग का, दैट इज द प्रिपरेशन, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है 2, एक कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें स्टूडेंट को पता भी नहीं है कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके नॉर्मल नॉलेज से एकदम उल्टा है। जैसे नॉर्मल नॉलेज जो हमें बचपन से सिखा दिया जाता है वो है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबैट, मतलब जो इंसान खुद किसी चीज का मालिक नहीं है वो दूसरे को अब मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं कर सकता। इफ यू डोंट हैव अ टाइटल ओवर अ पर्टिकुलर गुड्स यू कैन नॉट पास ऑन द टाइटल टू अदर। यही हम सीखें सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, और बचपन से हमारा वैसा ही है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये अप्लाई नहीं करता।
जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को 10,000 रुपया की फीस आया, मेरे को 10,000 रुपीज फीस किसी स्टूडेंट ने पे किया एंड आई एम प्रोवाइडिंग हिम और हर सर्विसेज, ठीक है, कोचिंग सर्विसेज मैंने दिया उसको। अब उसके पास उस स्टूडेंट ने जो 10,000 रुपया मेरे को दिया वो कहां से लाया, कैसे लाया, चोरी किया, दैट इज नॉट एट ऑल माई लुकआउट। इवन इफ वो उसका मालिक नहीं है, स्टिल आई बिकम द मालिक ऑफ दैट 10,000 रुपीज। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक मिल रहा है और चोर दे रहा है, पर आपको पता भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं, आप उसको वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको टाइटल मिल जाता है। Although the person who does not have the title has passed you a valid title, यहां नेमोडैट नहीं लगता, एक चोर ने आपको उस चीज का मालिक बना दिया, ठीक है। द जनरल रूल नेमोडैट क्वाड नॉट हैबिट डज नॉट अप्लाई ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर मैंने उसका एग्जांपल दिया एक नेगोशिएशन चेन ड्रॉ करके। वैसे ही एक और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं, कोई और नहीं, पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं करता। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखो, ए ने बी को दिया, ऐसे करते करते ई तक पहुंच गया वो इंस्ट्रूमेंट। अब अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए तो ऐसा नहीं कि ई सिर्फ डी को सू कर सकता है, यहां प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता, ई सीधा ए को सू कर सकता है। ई जब ए को सू करेगा तो ए पलट के बोलेगा ना, तू कौन, मैं तुमको तो जानता नहीं, तुमको जिसने दिया जाओ उससे बात करो, मैं बी को जानता हूं, मैं तो बी से मानूंगा, ये सब नहीं बोल पाएगा। जब ई पकड़ के ए को ले जाएगा ना अदालत में, तो अदालत ए को दोषी मानेगी और ए विल हैव टू पे मनी टू मिस्टर ई। तो नेगोशिएशन चेन में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बदमाशी भी नहीं चलती, इसीलिए यहां पर एक डायलॉग चलता है कि द होल्डर कैन सू इन हिज ओन नेम। ये लाइन का मतलब मुझे डाउट हुआ था जब मैं इंटर का स्टूडेंट था और मैंने अपने सर से पूछा कि सर इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला इसका मतलब यही है, ही कैन सू इन हिज ओन नेम, मतलब जो इंग्लिश में लिखा है उसी को हिंदी में बोल दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, और मैं तो बिल्कुल समझ गया था, फैन हो गया था मैं, क्या समझा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप चेन में किसी को भी सू कर सकते हो, इवन इफ आपका उससे कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मतलब ई अगर ए को सू करना चाहता है तो उसको जाके डी को, सी को, बी को बोलने की जरूरत नहीं, वो सीधा ए को सू कर सकता है, वो चेन में सबको सू कर सकता है, ठीक है। ये मैंने मामूली सा एग्जाम्पल दिया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, कि भाई कई जगहों पे ऐसा क्या होता है ना, एकदम हार्ड कॉन्सेप्ट होता है और उसका बैकग्राउंड कुछ बताया हुआ रहता नहीं, अगर वो आपको नहीं पता है अगेन आप अटकते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो टिप नंबर 8 इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग इन थ्योरी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इलेक्टिव पेपर पढ़ रहे हो या गंदा से गंदा पेपर जो भी पढ़ना है, एक बार समझना जरूरी है, अगर समझ गए ना तो याद करना आसान हो जाएगा। टिप नंबर 8। नेक्स्ट टिप नंबर 9, लैंग्वेज कमांड। कई स्टूडेंट्स का ये एक डर होता है कि मेरा सर लैंग्वेज पे कमांड अच्छा नहीं है, मैं अच्छा लिख नहीं सकता। पहली बात तो नोबडी इज आस्किंग यू टू बी एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज और शेक्सपियरियन लैंग्वेज और विक्टोरियन इंग्लिश, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज का मतलब होता है एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन लैंग्वेज, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्लेंस या जार्गन। रेड कलर में देखो, पार्लेंस या जार्गन का मतलब होता है उस सब्जेक्ट, उस फील्ड का अपना एक लैंग्वेज है। तुमको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, यस सर, जाके किसी डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर जब तुमको डिटेल में डायग्नोसिस बताएगा ना, तुमको समझ ही में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर वो मेडिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं जो मुझे नहीं आता। तुम वकील से मिलोगे, वो लीगल टर्म्स यूज कर रहा है जो तुम्हें नहीं आता। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एवरी सब्जेक्ट, एवरी फील्ड हैज इट्स ओन लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड पार्लेंस और जार्गन। तो हम बात कर रहे हैं, आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड आना जरूरी है। जैसे ऑडिट को लेके बहुत ये शिकायत होता है कि सर पढ़ा भूला, वो इसलिए कि तुमने ढंग से मेहनत नहीं किया याद करने के लिए। वो तो तुम हर चीज भूलोगे। मैं रास्ते में आ रहा हूं, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए थे, होर्डिंग्स में ऐड था, ठीक है, 4 BHK, 1.5 करोड़ का, 6 BHK, 8 करोड़ रुपए का, ये एड्रेस था, फोन नंबर था, मुझे याद नहीं हुआ। तो मुझे शौक लगना चाहिए, मुझे याद नहीं हुआ, हे राम, बिकॉज मैंने याद करने की चेष्टा ही नहीं की। रास्ते से गुजर रहा हूँ, जगह जगह होर्डिंग्स है, तो क्या मैं याद करते चलूँ उसको क्या? और फिर अगर मैं आके यहाँ बोल, हे राम मुझे तो याद नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख लग रहा है, तुम हंसोगे कि सर इसमें दुख की कोई बात ही नहीं, बिकॉज आपने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं किया। सेम मेरे साथ भी हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि उसको याद नहीं हो रहा, बिकॉज वो याद करने की चेष्टा नहीं कर, तो कहाँ से याद होगा उसको? तो ऑडिट सब्जेक्ट का भी यार अपना एक लैंग्वेज होता है। जब तुम बहुत ज्यादा लर्निंग करते हो, रीडिंग नहीं होता, रीडिंग नहीं, रीडिंग से खाली रीडिंग हो गया, वो फर्स्ट स्टेज में जब क्लास अटेंड किया ना तब रीडिंग हो गया। अब बात हो रहा है लर्निंग का। अनलेस यू लर्न, वो लैंग्वेज कभी अंदर नहीं आएगा। और एक बार वो अंदर आ गया तो तुम नॉर्मली वो लैंग्वेज स्पीक आउट करना चालू कर दोगे, राइट डाउन करना चालू कर दोगे, तुम्हारे आंसर में वो दिखेगा पार्लेंस और जार्गन। मेहनत की चीज है। मैंने बोला था ना, 3
टिप्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, पर वो मेहनत है और स्टूडेंट मेहनत से भागना चाह रहा है। टिप नंबर 8 क्या बोला? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये मेहनत का काम है, बिकॉज सारे चैप्टर्स में कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। पार्लेंस या जार्गन ये मेहनत का काम है, याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे तब आएगा, एक झटके में नहीं आएगा, मेहनत का चीज है। टिप नंबर 10, क्लास में तो मैं बोला ही हूं, पर अलग से आज तुम लोग को बताता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड लीवरेज इफेक्ट। लीवरेज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मैंने मेहनत कम किया है पर मुझे रिजल्ट ज्यादा मिला है। मैंने मेहनत कम किया बट मुझे रिजल्ट ज्यादा मिला है, दैट्स कॉल्ड लीवरेज इफेक्ट। ये लाइफ में भी होता है। लाइफ में कई बार हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो कम नतीजा मिलता है, या कम मेहनत करते हैं तो ज्यादा नतीजा मिलता है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन होता है दैट रिजल्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द एफर्ट इन्वेस्टेड। बट यही लॉ ऑफ द नेचर है। थ्योरी में भी ये लीवरेज इफेक्ट काम करता है। तुम अगर 50% को याद कर लोगे अच्छे से, तो जो बैलेंस 50% है वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है, ये इजीली याद हो जाता है तुम्हारे बिना कॉन्शियस एफर्ट के। सो योर 50% प्लस यूनिवर्स ने जो तुमको बैलेंस 50% दिया, वो मिला के पूरा 100%। दैट्स लीवरेज इफेक्ट इन थियरी। तुम ट्राई करके देखो, कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, 50% याद कर लो, देखो बैलेंस 50 पे तुमको आसानी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 50 पे मेहनत करोगे, पूरा 100 का नतीजा मिल जाएगा। दैट्स द लीवरेज इफेक्ट। सो दीज आर द 10 टिप्स फॉर यू। इंपॉर्टेंट 10 टिप्स में से लास्ट का 3 है। टिप नंबर 8 कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, टिप नंबर 9 लैंग्वेज कमांड उस सब्जेक्ट का, एंड टिप नंबर 10 लीवरेज इफेक्ट। ठीक है, ये जो नोट्स मैंने अभी बनाए, मैंने बोला ना आज की मैं सबसे ज़्यादा मेहनत आज की इस वीडियो पे क्या हो इतने दिनों में, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ कंप्लीट विद एग्जांपल्स एकदम डिटेल में डिस्कस करूं कि थ्योरी याद कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है। बट प्रोसेस के पीछे सब चीज़ के ऊपर एक ही है सीक्रेट, एंड दैट इज लर्न विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीराइट एन एग्जाम। वो एकदम टॉप पे खड़ा है, वो नहीं है तो ये सब बेकार मट्टी हो जाएगा ये। ठीक है, इसका नोट्स का लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। आई होप इट वॉज वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू।